जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। केंद्र में सरकार भी बन चुकी है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से एनडीए के हिस्से में 9 और इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें आई हैं। राज्य में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सारी पार्टियां अब विधानसभा चुनाव में लग चुकी है। भाजपा ने कल दिल्ली में बैठक की। लोकसभा चुनाव के परिणामों की समीक्षा करते हुए पार्टी नेतृत्व ने यहां के नेताओं को टास्क दिया कि वे विधानसभा के चुनाव की तैयारी में लग जाएं, ग्राउंड लेवल पर जाकर, बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर जाकर काम करें। तो भारतीय जनता पार्टी को इस लोकसभा चुनावों में 9 सीटें तो मिली ही हैं, साथ ही बीजेपी 47 सीटों पर और आजसू 3 सीटों पर आगे रही है। तो लग रहा है भाजपा के नेतृत्व को कि विधानसभा चुनाव में उसके लिए अच्छे आसार बन सकते हैं। इसलिए पार्टी ने प्रदेश के नेताओं को ये टास्क दिया है कि वे अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग जाएं। उधर इंडिया अलायंस में शामिल दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी भी अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। आत्ममंथन और चुनाव परिणामों की समीक्षा का दौर भी चल रहा है। लेकिन इस लोकसभा चुनाव के परिणाम चाहे जो भी आए हों, लेकिन झारखंड की राजनीति में एक नए चेहरे की, एक नई पार्टी की धमक है और ये दमदार धमक है। ये चेहरा है जयराम महतो का। झारखंड खतियानी लोकतांत्रिक मोर्चा नाम से उन्होंने दल बनाया है। जयराम महतो को आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बड़ी ताकत के रूप में, एक बड़े फैक्टर के रूप में देखा जा रहा है और राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जयराम महतो एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों के चुनावी समीकरणों को, दोनों के चुनावी परिणामों पर असर डालेंगे और दोनों के लिए खतरा पैदा करेंगे। इधर जयराम महतो ने इस बात की घोषणा की है कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति या झारखंडी खतियानी लोकतांत्रिक मोर्चा झारखंड की 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोस्तों, अपनी नई पार्टी लेकर और एक बिल्कुल नए नेता के रूप में जयराम महतो ने इस साल लोकसभा चुनाव में एंट्री ली थी। 29 साल के जयराम महतो को पहले ही चुनाव में अप्रत्याशित मत मिले हैं। हालांकि वे चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन उनकी पार्टी ने 8 लोकसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारे और 5 जगहों पर उसके उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे। खुद जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़े थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता मथुरा महतो से सिर्फ 20,000 वोटों से पीछे रहे। मथुरा महतो टुंडी विधानसभा सीट से विधायक भी हैं और जयराम महतो आज की तारीख में युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय चेहरा हैं, काफ़ी पॉपुलर नाम है। और जयराम महतो कुर्मी समुदाय से आते हैं, जो झारखंड में एक बड़ी ताकत है, काफ़ी आबादी है कुर्मियों की, और यही कारण है कि उनको आगामी विधानसभा चुनाव में एक फैक्टर के रूप में देखा जा रहा है। और ख़ास करके उनको आजसू, जिसके प्रमुख सुदेश कुमार महतो हैं, आजसू पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि आजसू पार्टी का भी जो बेस है, आधार वोटर है, वो भी कुर्मी समुदाय है और जेबीकेएसएस का भी जो वोट बैंक है वो कुर्मी समुदाय से आता है। इस लोकसभा चुनाव में अगर बात करें जयराम महतो के कैंडिडेट्स की, तो गिरिडीह से खुद जयराम महतो उम्मीदवार थे, जिनको 3,47,322 वोट आए थे। रांची से जेबीकेएसएस के उम्मीदवार देवेंद्र नाथ महतो को 1,32,647 वोट मिले। हजारीबाग से संजय मेहता को 1,57,977 वोट आए थे। चतरा में दीपक गुप्ता को 12,566, सिंहभूम में दामोदर सिंह हांसदा को 44,292, दुमका में बेबी लता टुडू को 19,360, धनबाद में इकलाख अंसारी को 79,653 और कोडरमा में मनोज यादव को 28,310 वोट मिले थे। लेकिन जमशेदपुर में जयराम महतो ने प्रत्याशी नहीं उतारा था, तो इस बात को लेकर भी खुसर पुसर चल रही थी कि क्या जमशेदपुर में जयराम महतो विद्युत वरण महतो को मदद दे रहे थे। जमशेदपुर लोकसभा सीट में कुर्मियों की एक बड़ी आबादी है और ये माना जाता है कि जमशेदपुर सीट कुर्मी बहुल सीट है और इसीलिए यहाँ
पार्टियां कुर्मी उम्मीदवार उतारती हैं ताकि उनकी जीत सुनिश्चित हो सके, लेकिन ऐसी सीट पर जयराम महतो ने कैंडिडेट नहीं दिया। इसको लेकर जेबीकेएसएस के समर्थकों में भी काफ़ी मरमरिंग थी, काफ़ी चर्चाएं चल रही थीं। ये भी कहा जा रहा था कि विद्युत वरण महतो ने जयराम महतो को सेट कर लिया है, कोई डील हो गई है, और इस डील के तहत ही जमशेदपुर में जयराम महतो ने कैंडिडेट नहीं उतारा। आपको याद होगा कि धनबाद से जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी अनुपमा सिंह, उनके पति अनूप सिंह ने भी जयराम महतो पर आरोप लगाया था कि उन्होंने धनबाद से बीजेपी के उम्मीदवार ढुल्लू महतो से साठगांठ की और जानबूझकर मुस्लिम कैंडिडेट दिया, जबकि वहां पर जेबीकेएसएस के पास उससे बेहतर उम्मीदवार था। लेकिन मुसलमान वोटों में बंटवारे के लिए जयराम महतो ने धनबाद से 1 लाख अंसारी को उतारा, जिन्होंने करीब करीब 80,000 वोट हासिल किए। तो लोकसभा चुनाव में जयराम महतो और उनकी पार्टी को जीत तो नहीं मिली, लेकिन काफ़ी अच्छी संख्या में वोट आए। करीब 8 लाख वोट उनके इन 8 उम्मीदवारों को मिले। लेकिन वहीं धनबाद और जमशेदपुर की लोकसभा सीट पर उनकी छवि को थोड़ा डेंट लगा, थोड़ा धक्का लगा, क्योंकि उन पर आरोप लगे कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों से साठगांठ कर ली है। तो दोस्तों, ये एक चुनौती जयराम महतो के सामने है, क्योंकि अगर राजनीतिक करियर की शुरुआत में ही इस तरह के आरोप लगने लगे, और ख़ास करके जमशेदपुर जैसी सीट जो कुर्मी बहुल सीट है, जब आप गिरिडीह पे उम्मीदवार उतारते हैं, जब आप रांची में उम्मीदवार उतारते हैं, जब आप धनबाद और हज़ारीबाग जैसी सीटों पर उम्मीदवार उतारते हैं और जमशेदपुर जैसी सीट पर उम्मीदवार नहीं देते हैं, तो चर्चाएं होनी स्वाभाविक है। जयराम महतो का कार्यक्षेत्र भी रहा था जमशेदपुर का इलाका। चुनाव से पहले वे लगातार जमशेदपुर आ रहे थे। उन्होंने घोषणा भी की थी कि जमशेदपुर से प्रत्याशी देंगे। जेबीकेएसएस की लोकल यूनिट को भी कहा गया था कि आप प्रत्याशियों के नाम शॉर्टलिस्ट करके भेजिए। उन्होंने नाम भी भेजे थे। पिंकी महतो ने तो बाकायदा चिट्ठी भी लिखी थी। लेकिन इन सब बातों के बावजूद प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ। जेबीकेएसएस का कोई उम्मीदवार यहाँ से चुनाव नहीं लड़ा। और दूसरी बात ये रही कि जयराम महतो के नॉमिनेशन के समय से ही जो हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया उनकी गिरफ्तारी का पुराने मामले को लेकर, उसके बाद जयराम महतो को अंडरग्राउंड रहना पड़ा, भूमिगत रहना पड़ा, बाद में उनको कोर्ट से राहत मिली। तो इस सब बातों से भी जयराम महतो के और उनकी पार्टी के चुनाव अभियान पर, इलेक्शन कैंपेन पर असर पड़ा। लेकिन जमशेदपुर में उम्मीदवार नहीं देने से और धनबाद में मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करने से जो आरोप उन पर लगे हैं, उसकी भरपाई मुश्किल होगी। तो दोस्तों, 55 सीटों पर चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा की है। इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक प्रतिक्रिया आई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसे बचकाना करार देते हुए कहा है कि जयराम महतो सभी 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़कर देख लें। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के बयान से लगता है कि वे जयराम महतो की ताकत को अंडर एस्टिमेट करके देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जयराम महतो के लिए राजनीति का सफ़र इतना आसान भी नहीं है। लोकसभा की 8 सीटों पर उनके उम्मीदवारों को अच्छी खासी संख्या में वोट ज़रूर मिले हैं, लेकिन आने वाले समय में उनके सामने चुनौतियां बड़ी हैं। जयराम महतो मजबूत दिखाई दे रहे हैं। पहले उनके मजबूत पहलुओं पर चर्चा करते हैं, उसके बाद उनके कमज़ोर पहलुओं पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद ये जानेंगे कि जयराम महतो के सामने असली चुनौती क्या है। तो जयराम महतो क्यों मजबूत हैं? तो पहली बात यह है कि विधानसभा में बिल्कुल स्थानीय मुद्दों पर, बिल्कुल ज़मीनी मुद्दों पर चुनाव होता है। जयराम महतो जिन मुद्दों को लेकर पिछले 2-2.5 साल से आंदोलन करते रहे हैं, वे सारे मुद्दे विधानसभा चुनाव में बिल्कुल मुफीद साबित होंगे, उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात, झारखंड में आदिवासियों के बाद कुर्मियों को एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है। रांची, गिरिडीह, धनबाद, हज़ारीबाग और जमशेदपुर खास करके ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां के कई विधानसभा क्षेत्रों में कुर्मी डिसाइडिंग वोटर्स हैं, यानी वो तय करते हैं कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा। तो इन जगहों पर जयराम महतो की स्थिति मजबूत मानी जा सकती है। और तीसरी बात कि जयराम महतो को अपनी जाति यानी कुर्मी जाति के युवाओं के साथ साथ बाकी जमात का भी, बाकी जातियों का भी सपोर्ट मिल रहा है। खुद भी जयराम महतो काफ़ी युवा हैं। उनकी बात करने की शैली, उनके आक्रामक और ओजस्वी भाषण और उनकी जो तर्क शैली है वो स्थानीय युवाओं को काफ़ी आकर्षित करती है।
और यही कारण था कि गिरिडीह लोकसभा में उन्हें 3 लाख से अधिक वोट मिले थे। लेकिन जयराम महतो आखिर कहाँ कमज़ोर हैं? तो पहली कमज़ोरी जो जयराम महतो की दिखाई देती है कि उनके मुद्दों में एकरूपता नहीं है, सिमिलैरिटीज़ नहीं हैं। वे कभी खतियान की बात करते हैं, कभी स्थानीयता की बात करते हैं और कभी बाहरी भीतरी की बात करते हैं, कभी विस्थापन पलायन पर आ जाते हैं, कभी कंपनियों के सामने धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। तो जयराम किसी एक मुद्दे को पकड़कर नहीं चल रहे हैं, वे अलग अलग मुद्दों पर काम कर रहे हैं, लेकिन सारे मुद्दे उनके स्थानीयता से ही जुड़े हुए हैं, झारखंडी पहचान से जुड़े हैं। दूसरी कमज़ोरी ये दिख रही है कि जयराम महतो की पार्टी ने 8 जगहों पर चुनाव लड़ा था। इसमें लगभग आधे लोकसभा क्षेत्र कुर्मी बहुल थे, जहां उसका लाभ उनको मिला। लेकिन पूरे राज्य में जैसा कि वे कह रहे हैं कि 55 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो कहां तक उनकी स्वीकार्यता होगी, मतदाता उनको कितना पसंद करेंगे, ये एक चुनौती उनके सामने है। और तीसरी बात यह है कि जयराम महतो अब तक अपनी एक छवि, जो एक लीडर की छवि होती है, एक नेता की छवि होती है, वैसी छवि नहीं बना पाए। कलेक्टिव लीडरशिप नहीं दिख रही है। जयराम महतो ने कल रांची में जो संवाददाता सम्मेलन किया, उसमें उनके साथ सिर्फ देवेंद्र महतो बगल में बैठे दिखाई दे रहे हैं। जयराम महतो की पार्टी के कुल 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, लेकिन जयराम महतो अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनके बगल में देवेंद्र नाथ महतो थे। कायदे से अगर कोई राजनेता होता, किसी पार्टी का अध्यक्ष होता, तो वो सभी उम्मीदवारों को लेकर बैठता या उसकी पार्टी के जो प्रमुख लोग थे उनको लेकर बैठता, लेकिन जयराम महतो ऐसा नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने देखा है जब कोई मंत्री या कोई बड़ा नेता किसी ज़िले में भी जाता है तो वहाँ का ज़िलाध्यक्ष और वहाँ के पदाधिकारी उसके साथ बैठते हैं ताकि उनमें एक मनोबल रहे, एक संगठन की भावना डेवलप हो। लेकिन जयराम महतो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसका खामियाजा आने वाले समय में उन्हें भुगतना पड़ेगा, जब उनके साथियों को लगेगा कि वे उनको नज़रअंदाज करके अकेले क्रेडिट ले रहे हैं, एकमात्र नेता के तौर पर उभर रहे हैं, तो फिर संगठन में मतभेद होंगे, लोगों की महत्वाकांक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, एक नेता को बहुत त्याग, तपस्या, समर्पण करनी पड़ती है, बहुत समझौते करने पड़ते हैं, तब जाकर कोई संगठन खड़ा होता है, कोई नेता बनता है। हो सकता है जयराम महतो आगे चलकर इन चीज़ों को समझें और उनमें सुधार करें, लेकिन फ़िलहाल वे जिस तरह से काम कर रहे हैं ये आगे चलकर उनके लिए उनकी कमज़ोरी साबित हो सकता है। गिरिडीह से चुनाव में हार के बाद जयराम महतो ने अपने ही पार्टी के लोगों पर भीतरघात का आरोप लगा दिया, कई तरह की बातें कहीं, तो इससे भी कहीं ना कहीं लगता है कि एक तो उनमें अहंकार काफ़ी ज़्यादा आ गया है, दूसरा वे अपनी ही पार्टी के लोगों पर भरोसा नहीं करते। तो जब नेता ही अविश्वासी और संदेही होगा तो उसकी टीम, उसके लोग और उसके समर्थक उस पर कैसे भरोसा कर पाएंगे? ये बयान देख लीजिए जयराम महतो का, जो उन्होंने द फॉलो अप चैनल को दिया था। उसका एक छोटा सा टुकड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। से लड़ेंगे या 2 सीट दो सीट से मतलब सोच रहे हैं? हैं। जयराम जी 3.5 लाख वोट आए, इससे आप खुश हैं या लग रहा था कि और अधिक होना चाहिए? उम्मीद नहीं था कि हम लोग चुनाव में हारेंगे। हार नाम का शब्द हमारे डिक्शनरी से दूर दूर हो चुका था। नहीं, आप बोल रहे थे कि भीतरघात भी हुआ है, आपके पार्टी के लोग आपके खिलाफ काम किए हैं, जो सत्य है सो सत्य है। तो आप अध्यक्ष होके ऐसा बोल रहे हैं, कौन काम किया ऐसा? छोड़िए, घाव घाव ही रहने दीजिए, चुभने चाहिए। तो JBK-SS या JKLM जो भी इसको कह लें, पार्टी के तौर पर उसका कोई बुनियादी ढांचा अभी तक नहीं बना है, कोई ऐसी लीडरशिप नहीं विकसित हुई है। पार्टी के अंदर भी कोर कमिटीज़ होती हैं, पार्टी का एक कोर ग्रुप होता है, और जयराम महतो न तो अपनी अच्छी ब्रांडिंग कर पाए हैं, न उनकी पार्टी में कोई कलेक्टिव, कोई सामूहिक नेतृत्व ही उभर कर आ पाया है। तो एकला चलो वाली स्थिति जयराम महतो के साथ हैं। और लोकसभा के चुनाव में हमने जो देखा, जयराम महतो गिरिडीह से बाहर जाकर अपने किसी पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार नहीं कर पाए, और इतना ही नहीं, उन्होंने एक वीडियो तक या कोई फेसबुक, यूट्यूब लाइव तक नहीं किया जिसमें उन्होंने अपने बाकी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया हो। तो इससे लगता है कि जयराम महतो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी राजनीति की चिंता करते हैं, सामूहिक नेतृत्व डेवलप करने पर उनका जोर नहीं है। पार्टी और कोई संगठन का एक बुनियादी ढांचा, एक मजबूत दल खड़ा करने की उनकी कोई मंशा अब तक दिखाई नहीं देती है। सिर्फ अपनी बात करते हैं और जहां भी जाते हैं, चाहे वो
झारखंड में कहीं सभा करते हो या अभी हाल में वो दिल्ली जाकर 2-3 जगहों पर सभा कर रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे, हर जगह वो अपने आप को प्रमोट करते हैं। ऐसे में पार्टी के जो बाकी नेता हैं उनके अंदर एक असुरक्षा की भावना पैदा होगी और आने वाले चुनावों में यही असुरक्षा की भावना, यही सामूहिक नेतृत्व का अभाव जयराम महतो के सामने चुनौतियां पेश करेगा, क्योंकि उनकी पार्टी के बैनर से अगर कुछ लोग जीतकर विधानसभा पहुंच जाते हैं तो जयराम महतो को उनको एकजुट रखने में बहुत मशक्क़त का सामना करना पड़ेगा। हमने देखा है कि बाबूलाल मरांडी की पार्टी 15 साल पुरानी पार्टी थी, झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक, लेकिन रघुवर दास ने उस पार्टी को 2014 में जब उनकी सरकार बनी तो तोड़ दिया। 8 में से 6 विधायक तोड़कर बीजेपी में ले आए और 5 साल के अंदर स्थिति ये हो गई कि खुद बाबूलाल मरांडी को अपनी पार्टी छोड़कर उसको बीजेपी में विलय करना पड़ गया। तो जयराम महतो के साथ भी यही संकट होगा कि अगर उनके 2-4 विधायक अगर जीत जाते हैं तो 2 घंटे भी उनके साथ खड़े रहेंगे या नहीं, ये उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि जिस तरह का रवैया, जिस तरह का एटीट्यूड जयराम महतो का इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है, वे सामूहिक नेतृत्व में भरोसा नहीं करते, अकेले सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देते हैं, किसी लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करने नहीं गए, किसी के पक्ष में कोई अपील जारी नहीं की। तो ऐसे में दूसरे लोग उन पर कैसे भरोसा करेंगे। बीच बीच में ये खबरें भी आती रहती हैं कि जयराम महतो के बाकी जो नज़दीकी साथी हैं आपस में ही खींचतान होते रहती है, काफ़ी खटपट होते रहती है। तो जयराम महतो के सामने ये चुनौती है कि अगर वे एक संगठन के तौर पर डेवलप नहीं कर पाएंगे पार्टी को और अपने साथियों का, अपने दोस्तों का भरोसा नहीं जीत पाएंगे जो उन पर आंख बंद करके भरोसा करें, तो अगर वे कुछ उम्मीदवार जिता के लाते भी हैं तो बाद में उनके सामने खतरा ये रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां उनके विधायकों को तोड़ कर ले जाएंगी और जयराम महतो फिर अकेले पड़ जाएंगे। और अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, ये सबको पता है। तो जयराम महतो को अभी से इस बात को लेकर सचेत होना चाहिए, एक कलेक्टिव लीडरशिप डेवलप करनी चाहिए, पार्टी का एक संगठनात्मक ढांचा है उसको मजबूत करना चाहिए, तब जाकर वे कुछ परिवर्तन करने की सोच सकते हैं। तो अकेले वे चुनाव जीत भी जाएंगे तो कोई बड़ा फर्क पैदा नहीं कर पाएंगे। तो निर्दलीय विधायकों की कोई पूछ नहीं होती, आप कितने भी बड़े नेता हों, लेकिन अगर आप सत्ता में नहीं हैं या एक मजबूत विपक्ष में नहीं हैं तो आपकी कोई सुनता नहीं है। तो मुझे लगता है कि जयराम महतो को चुनाव के पहले इन सब चीज़ों को ठीक कर लेना होगा, नहीं तो विधानसभा का चुनाव लड़कर जीत कर भी उनके हाथ कुछ लगेगा नहीं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा और जयराम महतो के बारे में मैंने जो बातें कही हैं उससे आप कितने सहमत हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।